सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एम्पिरियल एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम लोग क्रॉप्स का कल्टीवेशन पढ़ेंगे। और अपनी पहली क्रॉप होगी धान, जिसको हम पेडी भी बोलते हैं और राइस भी बोलते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, पेडी, धान से रिलेटेड। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके धान से रिलेटेड कवर कराए जाएंगे और अगले लेक्चर में हम इसकी वैरायटीज़ और इसके कल्टीवेशन के बारे में, इसकी यील्ड वगैरह ये कंप्लीट कर लेंगे, डिजीज़ वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका पूरा लेक्चर एक ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा मैटर है धान से रिलेटेड आपके सिलेबस में, तो ये 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है NE बोरलॉग, इसका पूरा नाम है नॉर्मन E बोरलॉग, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा इसका सही जवाब? हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं MS स्वामीनाथन, नॉर्मन E बोरलॉग, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जिसने ऑप्शन आंसर दिया है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन E बोरलॉग और MS स्वामीनाथन दोनों को कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों को कैसे कहते हैं? नॉर्मन E बोरलॉग जो है वो वर्ल्ड में इसको हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, और इंडिया में अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बारे में नॉर्मन E बोरलॉग के बारे में आपको 2 लाइन बताना चाहूँगा। नॉर्मन E बोरलॉग को 1970 में नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था, जो कि हरित क्रांति के कारण इनको मिला हुआ था। इनको नोबेल ल्यूरेट भी कहते हैं और ये अमेरिकी साइंटिस्ट है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? ऑप्शन ए है अनाज, ऑप्शन बी है दलहन, ऑप्शन सी है ए व बी अनाज व दलहन दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है, कौन कौन सी फसलें हम लोग खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत पढ़ते हैं? ऑप्शन ए अनाज है, ऑप्शन बी दलहन है, ऑप्शन सी ए व बी दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत दलहन और अनाज दोनों फसलें पड़ी जाती है। अनाज वाली फसलों को धान्य फसलें भी बोलते हैं और दलहन फसलों को तो दलहन ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, धान का वानस्पतिक नाम क्या है? आप सब लोग जानते होंगे। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन बी टिट्रिगम एस्टिवम, ऑप्शन सी जियामेज, और ऑप्शन डी साइसर एरेटिनम। तो बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका क्या होगा सही आंसर। धान का वानस्पतिक नाम, ऑप्शन ए ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन बी टिट्रिगम एस्टिवम, ऑप्शन सी जियामेज, और ऑप्शन डी साइसर एरेटिनम। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। ठीक है, टिट्रिगम एस्टिवम आपका गेहूं का हो गया, जियामेज आपका मक्का का हो गया, और साइसर एरेटिनम चने का हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, धान का कुल है। ऑप्शन ए घास कुल, ऑप्शन बी पोएसी, ऑप्शन सी ग्रेमिनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। धान कौन से कुल का पौधा है? ऑप्शन ए घास कुल, ऑप्शन बी पोएसी, ऑप्शन सी ग्रेमिनी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए इसमें कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। चलो आपको पता है पोएसी को ग्रेमिनी भी बोलते हैं, या ग्रेमिनी जो कुल है उसका दूसरा नाम पोएसी है। ठीक है, लेकिन घास कुल आपको पता नहीं होगा। इसलिए अगर आप क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी सी डी इस टाइप के ऑब्जेक्टिव अगर आपको दिखे, तो अगर 2 एक ही नाम के मिल रहे हैं, जैसे ग्रेमिनी भी धान के कुल का नाम है और पोएसी भी इसी का नाम है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों एक ही है और यहाँ पे ए व बी या बी व सी नहीं दिया हुआ है, उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो आप उसको उपरोक्त सभी टिक कर दें। ठीक है, तो ये घास कुल भी ग्रेमिनी का ही है। तो जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। धान का कुल घास कुल भी बोलते हैं, पोएसी भी बोलते हैं और ग्रेमिनी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, धान का उत्पत्ति स्थान है।
बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडो बर्मा, ऑप्शन सी डी जापान। धान का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन ऑफ राइस, कहाँ पे ओरिजिन इसका? चाइना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडो बर्मा, ऑप्शन डी जापान। बताइए कहाँ है इसका सही इसका उत्पत्ति स्थान। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान का उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा है। अब ये दो देश है, इंडियन और म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, तो इनके बीच की जो ट्रिब्यूटरी आती है वो आपका आ गया इसका उत्पत्ति स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, धान में गुणसूत्र होते हैं, धान में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। धान में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 24 बिल्कुल सही है। धान में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 24 होती है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, धान के पुष्प क्रम को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। धान के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पेडिक्स, ऑप्शन बी स्पाइक, ऑप्शन सी पेनिकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है धान का पुष्प क्रम। ऑप्शन ए स्पेडिक्स, ऑप्शन बी स्पाइक, ऑप्शन सी पेनिकल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। जिसने सी जवाब दिया है ऑप्शन सी पेनिकल बिल्कुल सही जवाब है। धान के पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं। ठीक है, स्पेडिक्स हो गया आपका, किसका होता है स्पेडिक्स? बनाना, केला जिसने खाया उसको उसका पुष्प क्रम होता है स्पेडिक्स। और स्पाइक किसका होता है? ये होता है वीट का, किसका? गेहूं का। और चावल का क्या हो गया? पेनिकल। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, धान के फल को कहते हैं। ऑप्शन ए कैरियोप्सिस, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी पेनिकल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। धान का फल कहलाता है ऑप्शन ए कैरियोप्सिस, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी पेनिकल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान के फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। ठीक है, और बेरी होता है जिसमें एक से ज़्यादा फल एक साथ लगे रहते हैं, उसको बेरी बोलते हैं। जैसे अंगूर का देखा होगा आपने, एक ही गुच्छे में कितने सारे फल लगे रहते हैं, उसको बेरी बोलते हैं। ठीक है, चावल में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है? बताइए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है? ऑप्शन ए है 65%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 80%। बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए, इसका क्या सही जवाब होगा। चावल में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है? ऑप्शन ए 65%, 65, ऑप्शन बी 70%, 70%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 80%, 80%। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान में 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, धान में 70%, चावल में 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है शरीर में। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, धान में प्रोटीन की मात्रा होती है। पहले क्या था? कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? धान में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो बताइए धान में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए है 6 से 7%, ऑप्शन बी 7 से 8%, ऑप्शन सी 5 से 6% और ऑप्शन डी 4 से 5%। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट कमेंट सेक्शन में अटेंड करो इसको। धान में प्रोटीन की मात्रा होती है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान में प्रोटीन होता है 6 से 7%। ठीक है, धान में 6 से 7% प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, धान में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। जो 6 से 7% प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है? ठीक है, धान में 6 से 7% प्रोटीन होता है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है नोरिन, ऑप्शन बी ओराइजेनिन, ऑप्शन सी जीन, ये जीन मक्का वाला जीन है, ये जीन नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। धान में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम, और आपने पढ़ा था कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 6 से 7%। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है, जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ओराइजेनिन। देखिए ओराइजेनिन किससे मिलके बना है? ओराइजा से।
धान का बोटनिकल नेम क्या होता है, वनस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा, तो ओराइजा से ओराइजेनिन, ठीक है। तो धान में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या हुआ, ओराइजेनिन। इसको आप याद रख लेना, ओराइजा सेटाइवा से ओराइजेनिन बना, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, धान में खुशबू किसके कारण होती है, वह कौन सा पदार्थ है जिसके कारण धान में खुशबू होती है। तो ऑप्शन है आपका डाई स्टाइल 1 प्रोपनीन, ऑप्शन बी आपका ओराइजेनिन, ऑप्शन सी आपका रफीपोगन और ऑप्शन डी आपका प्रोक्सबी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए डाई स्टाइल 1 प्रोपनीन, ऑप्शन बी ओराइजेनिन, ऑप्शन सी रफीपोगन और ऑप्शन डी उप्रोक्सबी। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान में डाई स्टाइल 1 प्रोपनीन पाया जाता है, खुशबू का कारण पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन से रिलेटेड, कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, 6 से 7%। तो इस क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हम धान को अपने खाने के पर्पज़ से यूज करते हैं उसको, तो उसको बार बार नहीं धोना चाहिए। धान को ज़्यादा धोने से, बार बार धोने से उसमें विटामिन B3 की कमी हो जाती है। इसलिए धान को मतलब चावल को 1 या 2 बार धो लेना चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। जितना आप ज़्यादा धोओगे उतना ही उसमें विटामिन B3 की कमी हो जाएगी और वो आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, धान की सर्वाधिक उत्पादकता में प्रथम स्थान किस देश का है। धान की सर्वाधिक उत्पादकता में प्रथम स्थान किस देश का है, मतलब किस देश की सर्वाधिक उत्पादकता है धान के उत्पादन में। तो ऑप्शन ए है आपका चीन, ऑप्शन बी है आपका फिलीपींस, ऑप्शन सी है आपका भारत और ऑप्शन डी आपका मिस्र। बताइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका क्या है। धान की सर्वाधिक उत्पादकता किस देश, प्रथम किस देश का स्थान है इसमें उत्पादकता में, क्या होगा इसका सही जवाब। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान की सबसे ज़्यादा उत्पादकता अगर है तो वो सिर्फ मिस्र देश की है। सबसे ज़्यादा धान की उत्पादन करने की क्षमता को उत्पादकता कहते हैं, वो मिस्र की है। अब उत्पादकता को कैसे डिफाइन करोगे, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सोइल, मतलब 1 हेक्टेयर में कितनी धान उत्पादित की जा रही है, कितना धान का उत्पादन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर 1 हेक्टेयर में धान का उत्पादन होता है तो वो मिस्र में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धान का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। पहले क्या थी, उत्पादकता थी, अब क्या है, सर्वाधिक उत्पादन। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन से देश का है। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी आपका फिलीपींस, ऑप्शन सी आपका प्यारा भारत, ऑप्शन डी आपका मिस्र। बताइए धान का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए इसका। जिसको आ रहा है गलत होगा कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिए, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए इसको। जिसने ऑप्शन ए बताया चीन, बिल्कुल सही जवाब है। धान के उत्पादन में सबसे ज़्यादा सबसे प्रथम देश, सबसे अग्रणी देश है वो है चीन। चीन में धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। धान का क्या, फल सब्जियों का भी चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका भारत, ठीक है। तो धान के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अगर प्रथम स्थान है तो वो है चीन का, और दूसरे नंबर पे आता है आपका प्यारा भारत, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, धान का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइए कौन सा राज्य है जहाँ पे धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। धान का भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धान का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया आपका भारत में कौन से राज्य में होता है, और यहाँ पे पूछा गया है धान का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो ऑप्शन ए आपका कोटा, ऑप्शन बी है आपका जयपुर, ऑप्शन सी है आपका हनुमानगढ़ और ऑप्शन डी आपका श्रीगंगानगर।
बताइए धान का सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है हनुमानगढ़ और ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में अगर होता है तो वो होता है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है धान का कटोरा किसे कहते हैं? अब कौन सा राज्य है भारत का जिसको धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन सी ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। बताइए क्या है इसका सही जवाब? धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन ए पंजाब पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए कमेंट सेक्शन में आप जवाब देते हो तो उस टाइम पे आपको पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन डाल दो सीधा ए बी सी डी, जो ऑप्शन आपको आपका जवाब रहेगा वही आप डाल दो डायरेक्ट। जैसे ऑप्शन ए आपने जवाब दिया तो ऑप्शन ए डाल दो, बी दिया है तो बी डाल दो, बस पूरा स्टेट का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है धान का पूर्वज माना जाता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वज को अंग्रेजी में बोलते हैं एंसेस्टर। ठीक है, तो धान का पूर्वज किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ओराइजा रफीपोगन, ऑप्शन बी ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन सी ओराइजा ग्लेब्रिमा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धान का पूर्वज माना जाता है ऑप्शन ए ओराइजा रफीपोगन, ऑप्शन बी ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन सी ओराइजा ग्लेब्रिमा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान का पूर्वज ओराइजा रफीपोगन को कहते हैं। जो ओराइजा रफीपोगन धान है उसको धान का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। बताइए ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दान में कौन सा स्थान है? बताइए ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा धान कौन से इस देश में उगाई जाती है? क्या होगा इसका सही जवाब? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। धान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है और उत्पादन दूसरे नंबर पे होता है। और चीन का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है उगाने में, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धान का उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का धान उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? मैंने पहले बता दिया इसका आंसर आपको एक बार, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले इसका आंसर बता चुका हूं मैं एक बार। भारत का धान उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है दूसरा, बिल्कुल सही जवाब है। धान उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर क्या है फिर पूछ रहा हूँ, तीसरी बार पूछ रहा हूँ मैं। प्रथम स्थान कौन से देश का है? चीन का। ठीक है, और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। और क्षेत्रफल में दूसरा स्थान कौन सा है? चीन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, धान सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उगाई जाती है, लेकिन उत्पादन दूसरे नंबर पे होता है। और धान सबसे दूसरे नंबर पे धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, लेकिन धान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे उगाई जाती है। ठीक है, विश्व में धान निर्यात करने में भारत का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन इस तरह से पढ़ो आप, सबसे ज़्यादा धान निर्यात विश्व में कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? विश्व में धान निर्यात करने में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान निर्यात सबसे ज़्यादा अगर कोई देश करता है तो वो है हमारा प्यारा भारत। सबसे ज़्यादा धान का निर्यात भारत करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है आपको।
एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा, विश्व में धान निर्यात करने में भारत का स्थान है, ठीक है। अब वहाँ पे आप सीधा जाके ऑप्शन ए देख लिया पहला, उसको टिक करके आ गए, नहीं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, फिर उसके चारों ऑब्जेक्टिव को पढ़ो, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बताया हुआ, जैसे ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा फिर एक बार और क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर 2 बार ही उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है, फिर जाके उसका आंसर आपको देना है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना कि आप जाते ही सीधा क्वेश्चन को पढ़ा, फटाक से टिक कर दिया, नहीं। आपको पहले 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 बार ही ऑप्शन को पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, उसके बाद आपको उसका आंसर करना है, ताकि उसमें आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी सही होने की ज़्यादा, ठीक है। उसमें आपके गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, क्या होता है गलत बनने में आ जाते हैं। जैसे हम भर ए रहे हैं और वहाँ पे गोला बी का भर दिया, या दूसरे क्वेश्चन का आंसर भर दिया आपने, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको 2 बार ही क्वेश्चन पढ़ना है और 2 बार ही उसके ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है। आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम कम से कम मिलेगा, तो वो बहुत होते हैं। टिक तो आप 5 सेकंड के अंदर कर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले 2 बार इसको क्वेश्चन को भी पढ़ना है और 2 बार आंसर को भी पढ़ना है। फिर उसके बाद ध्यान से OMR शीट में भरना कि क्वेश्चन नंबर इतने का ये ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल गोल्डन राइस किसका स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका विटामिन ई, ऑप्शन बी है आपका विटामिन सी, ऑप्शन सी है आपका विटामिन ए और ऑप्शन डी आपका विटामिन बी, ठीक है। तो बताइए सुनहरा चावल किसका स्रोत माना जाता है, सबसे ज़्यादा सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन बी। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में। जिसने ऑप्शन सी बताया है बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ए। सुनहरे चावल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। सुनहरे चावल को विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। इसको इंगो पोर्ट्राइकुस ने विकसित किया था, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, सुपर राइस किसने तैयार किया था। पहले क्या था, सुनहरा चावल जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं, वो इंगो पोर्ट्राइकुस ने किया था। अब पूछ रहा हूँ सुपर राइस किसने तैयार किया है। तो ऑप्शन ए आपका GS खुश, ऑप्शन बी आपका इंगो पोर्ट्राइकुस, ऑप्शन सी है आपका ए व बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सुपर राइस किसने तैयार किया था। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। सुपर राइस GS खुश ने तैयार किया था और गोल्डन राइस इंगो पोर्ट्राइकुस ने तैयार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चावल अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है। चावल अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन डी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में। चावल अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चावल अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा अपना, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल सकते हो आप उसको, CRRI कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका हैदराबाद और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। केंद्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, आपको वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, CRRI कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और आपको ये भी पूछ सकते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको उसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा, ठीक है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चावल का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, उड़ीसा के कटक शहर में ये स्थित है, ठीक है। और इसका जो ये 1945 में 1945 में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन पूछा था
सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यह है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय अगर पूछा जाए तो किस राज्य में होगा, और अंतर्राष्ट्रीय आ गया तो वो किस देश में होगा। ठीक है, और उससे पहले हमने क्वेश्चन पूछा था चावल अनुसंधान निर्देशालय, न कि संस्थान। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना। निर्देशालय अगर पूछे तो वो हैदराबाद कर देना, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो वो आपको कटक उड़ीसा में करना है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है इसका जवाब आपको देना है। तो ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, फिलीपींस के मनीला स्टेट में, ठीक है, मनीला शहर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, और ये हमेशा करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहता है। ठीक है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए है आपका मेथेन, ऑप्शन बी है आपका एथेन, ऑप्शन सी है आपका प्रोपेन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैथ है प्रोब्यूट करके ऐसे 10 तक नॉन डेक। ठीक है, तो धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, फटाफट इसका जो सही जवाब कमेंट सेक्शन में अटेंड कीजिए। ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसने इसका ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान के खेत से मेथेन गैस निकलती है। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। धान की जब हम खेती करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। ठीक है, कीचड़ करते हैं, कीचड़ बनाते हैं उसके अंदर, है ना, पूरा कीचड़ तैयार करते हैं। और मेथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मेथेन की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी तो वहाँ पे पढ़ा होगा आपने, मार्स गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, मार्स का मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ से जो गैस निकलती है उसको मार्स गैस बोलते हैं, और वो है मेथेन। ठीक है, तो यहाँ पे धान के खेत में कीचड़ होता है, इस वजह से वहाँ से मेथेन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये मेथेन गैस किसके लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना, हरित गृह प्रभाव, उसके लिए ये मेथेन गैस जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, अपने एनवायरनमेंट में और अपने क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। ये आपने प्रीवियस ईयर क्लासेज में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में कहीं भी, तो आपको बताया होगा मेथेन, एथेन, मेथेन, CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ये हमारे वातावरण में एक मोटी परत बना लेती है। ठीक है, जैसे ही ये रिसाव होता है इनका खेत से, ये ऊपर वातावरण में जाके एक लेयर तैयार कर लेती है। ठीक है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर तो पहुंच जाती है, परंतु उस परत के कारण वापस नहीं जा पाती। मतलब सूर्य की किरणें सीधी उस परत को छेद के अंदर तो आ जाती है धरती पे, लेकिन वो क्या होता है, वापस नहीं जा पाती, और वो परत क्या होती है, उनको ट्रैप कर लेती है, उनको पकड़ लेती है, और उनको वापस धरती की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस धरती की तरफ भेज देती है। इस वजह से धरती का तापमान निरंतर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि आने वाले पिछले सालों में कंटिन्यू धरती का टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी है, 0.03% थी, लेकिन उसका ppm में थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और बाढ़ वगैरह और जो समुद्र तटीय किनारे हैं उनको मतलब सर्वाइव करने में दिक्कत आ रही है, उनको उनके फ्लड ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। बताइए, धान में बोनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए DG वू जीन, ऑप्शन बी जीन मक्का वाला जीन है ये, ऑप्शन सी नोरिन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है। ऑप्शन ए DG वू जीन, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी नोरिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है DG वू जीन बिल्कुल सही जवाब है, और ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है जीन, ये मक्का वाला जीन है, जो मक्का में जीन
पाया जाता है। और ऑप्शन डी है नोरिन, जो गेहूं में बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब मैं डीजीवू जीन के बारे में बता दूं। ये एक चाइनीज़ वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, और उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है डीजीवू जीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, चावल का हल किसका रूपांतरण होता है? क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, चावल का हल किसका रूपांतरण होता है? हल मतलब जो छिलका पाया जाता है चावल के ऊपर, जिसको किसका रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है पत्ती, बिल्कुल सही जवाब है। चावल का जो हल होता है, जो चावल का छिलका होता है, वो पत्ती का रूपांतरण होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब आता है आपका, चावल का हल किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, पत्ती का रूपांतरण तो होता है, लेकिन वो किस किस भाग से मिलकर बना होता है पत्ती के? ठीक है, वो कौन कौन सी पत्तियां होती है दो, जिनसे मिलकर वो बना होता है? तो ऑप्शन ए आपका पेलिया से, ऑप्शन बी आपका लेमा से, ऑप्शन सी आपका ए व बी दोनों, पेलिया और लेमा दोनों से, और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चावल का हल किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए पेलिया, ऑप्शन बी लेमा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चावल का हल पेलिया और लेमा दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, चावल का तना, चावल के तने को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए पेलिया, ऑप्शन बी लेमा, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन सी कलम। बताओ चावल के तने को कहते हैं ऑप्शन ए पेलिया, ऑप्शन बी लेमा, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी कलम। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट सेक्शन में फटाफट अटेंड करो। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है कलम, बिल्कुल सही जवाब है। चावल के तने को कलम बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। डी हस्क, ठीक है, डी हस्क मतलब बिना छिलके वाला चावल, उसको ब्राउन राइस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर चावल के ऊपर छिलका नहीं पाया जाता या फिर बहुत कम पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्राउन राइस बोलते हैं। ठीक है, अब चावल में माइलिंग परसेंटेज कितना होता है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे रेंडमली इनको बता रहा हूँ ताकि आप इनको नोट कर लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो, या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। माइलिंग परसेंटेज कितना होता है चावल में? चावल में माइलिंग परसेंटेज होता है 50 से 55%। ठीक है, 50 से 55% माइलिंग परसेंट होता है चावल का। अब माइलिंग परसेंटेज क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 1 क्विंटल धान से, ध्यान रखना, 1 क्विंटल धान से मात्र 50 से 55 किलो चावल निकलते हैं। बाकी का छिलका होता है जिसे हम हल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब साफ किया हुआ शुद्ध चावल, जिसको क्लीन राइस भी बोलेंगे, वह धान का 2/3 भाग होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, धान और चावल में क्या अंतर है? ठीक है, आपने पूरी क्रॉप पढ़ ली, अब आपको ये नहीं पता धान और चावल में क्या अंतर है, तो फिर आप कैसे आंसर कर पाओगे, है ना? तो अब मैं बताता हूँ आपको धान और चावल में क्या अंतर होते हैं। पहला जो चावल होता है, चावल जो छिलका हटा देते हैं धान के ऊपर से, और जो दाने बचते हैं जिनको हम डायरेक्ट पका के खाते हैं, वो तो चावल हो गया। ठीक है, जिसके आप खीर बनाते हो या चावल बनाते हो या जो भी बनाते हो, वो छिलका हटाने के बाद जो चावल आपके पास मार्केट से आप लेके आ रहे हो, उसको चावल बोलते हैं। और धान किसको बोलते हैं? धान बोलते हैं छिलका युक्त चावल को। ठीक है, जो छिलका युक्त चावल होता है उसको धान बोला जाता है। मतलब जैसे ही आप खेत से उसको हार्वेस्ट करोगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग नहीं करोगे, प्रोसेसिंग मतलब उसका परिरक्षण या जो भी उसमें छिलका हटाना या डीहस्क करना, ये नहीं करोगे, तो जो धान होगी वो जो चावल होगा उसको धान बोलते हैं। मतलब उसके ऊपर छिलका होता है। ठीक है, और उसको डायरेक्ट नहीं खाया जाता, पहले उसका छिलका हटवाया जाता है, उस प्रोसीजर को डीहस्क बोलते हैं, और फिर आप लोग उसको खाने की यूज़ में लेते हैं। ठीक है, और धान का उपयोग किया जाता है डायरेक्ट बुआई में।
ठीक है। हम खेत में जब बुआई करते हैं तो उसमें चावल नहीं बोया जाता, उसमें धान बोई जाती है, छिलका युक्त चावल बोया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब पहले छिलका हटाएंगे, फिर उससे जो चावल निकलेगा उसे पकाकर खाया जाता है, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चावल का कल्टीवेशन कर लेंगे और आपको किस्मों वाला और सिंचाई वाला भाग जो क्लियर करवा देंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसमें से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, कहाँ पे आपको डाउट होगा कहाँ पे नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जुड़े रहिए इंपीरियल एग्रो क्लासेज के साथ। गुड लक।